वेलकम टू एवरीवन। वेलकम माय चैनल जिसका नाम है इजी नर्सिंग ए लर्निंग। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और कंटेंट पसंद आए तो लाइक और शेयर भी करें। तो अभी तक हमने पार्ट 1 में देखा था कि नर्सिंग प्रोसेस क्या होती है। अब हम स्टेप्स ऑफ नर्सिंग प्रोसेस की देखेंगे एक एक करके, क्योंकि इसमें मेनली हमने 5 स्टेप्स की बात की थी। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो स्टेप था वो है असेसमेंट एंड मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन। तो ये क्या होता है? तो हम डेटा कलेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, ये सबसे पहली बात तो ये सिस्टमैटिक इसमें असेसमेंट करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, उसके बाद उनको शॉर्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी, पेशेंट की जो प्रायोरिटी होती है, और उसके बाद उसको प्रॉपर फॉर्मेट में डॉक्यूमेंटेशन कर लेते हैं। ठीक है, अब डेटा कलेक्शन करने की भी एक प्रोसेस होती है। तो डेटा हम कई तरीके से कलेक्ट कर सकते हैं। इसमें क्या है, पेशेंट की हिस्ट्री ले सकते हैं, उसका फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, उसकी लैब टेस्ट हो सकते हैं, और उसके बाद उसमें क्या हो सकता है, उसकी साइन एंड सिम्टम, उसकी जो कंप्लेन है, जो पेशेंट बता रहा है या जो इसको हम देख पा रहे हैं। तो इसको मेनली 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जिसका नाम है सब्जेक्टिव डेटा और नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव डेटा। सब्जेक्टिव डेटा क्या होता है कि इसमें सब्जेक्टिव डेटा का मतलब होता है पेशेंट या उसके रिलेटिव बताते हैं। ऑब्जेक्टिव डेटा जो हम देख रहे हैं लैब टेस्ट से, फिजिकल एग्जामिनेशन, हेल्थ हिस्ट्री, या फिर हम उसे डॉक्यूमेंट कोई उसके पास अवेलेबल है तो ये होता है मेनली मेथड किसका, डेटा का कलेक्शन का। डेटा कलेक्शन के बाद हमारा जो मेन होता है डायग्नोसिस और नीड आइडेंटिफिकेशन। जो हमने अभी तक डेटा कलेक्शन किया है वो अब क्या करेंगे, डायग्नोसिस उसके ऊपर बनाएंगे, जो कि उसके किसके ऊपर होगा, नीड के ऊपर होगा। तो डायग्नोसिस को बनाने के लिए सबसे पहले उसे समझना जरूरी होता है कि नर्सिंग डायग्नोसिस होता क्या है। तो नर्सिंग डायग्नोसिस क्या होता है, एक तरीके का क्लिनिकल जजमेंट होता है। इसको कौन डिसाइड करती है, नर्स डिसाइड करती है, जो कि किसके ऊपर होता है, इंडिविजुअल, फैमिली और कम्युनिटी के रिस्पॉन्स के ऊपर डिपेंड करता है। जो हमारी हेल्थ की प्रॉब्लम है, एक्चुअल पोटेंशियल उसको कम करता है और साथ ही साथ लाइफ की प्रोसेस को आगे बढ़ाता है। एक्चुअल पोटेंशियल का मतलब जैसे मैंने पहले भी बताया है कि एक्चुअल का मतलब अभी जो प्रेजेंट में प्रॉब्लम हो रही है हम उसे कम करने की कोशिश कर सकते हैं, या प्रेजेंट की प्रॉब्लम को लेकर के फ्यूचर में कोई रिस्क हो सकता है उसे भी कम करने की कोशिश करते हैं। और ये टाइमली डिपेंडेंट होता है, एक टाइम में इसको अप्लाई करना होता है। ये किसने बताया है, ये अकॉर्डिंग टू द नंदा है। ठीक है, अब करते हैं हम एनालिसिस ऑफ द डेटा। तो हमने सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव तरीके से डेटा को एनालाइज कर लिया है। ठीक है, कलेक्ट कर लिया है डेटा को। तो अब हम उसे एनालाइज करते हैं। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का मतलब मेरे ख्याल से अब आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डेटा होता क्या है। अब हम क्या करेंगे, उसको उसमें नीड आइडेंटिफाई करेंगे कि पहले किस चीज़ को हमको कम करना है या किस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है। तो इसमें कुछ स्टेप्स करते हैं एनालिसिस करते समय। जैसे कि हम पहले तो उसके एथिकल और मोरल सिचुएशन को ज़रूर देख लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं कि जो हमारी कलेक्शन की हुई इंफॉर्मेशन है उसमें क्या फैक्ट है, उसमें क्या ट्रीटमेंट है, उसकी वैल्यूज़ क्या है, बिलीव क्या है, रिलीजियन कंपोनेंट, और उसके साथ साथ उसके राइट्स क्या क्या हैं, उस पे हम एनालाइज ज़रूर करते हैं। यहाँ मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगी कि हम अगर मेडिकल डायग्नोसिस में अगर कोई ट्रीटमेंट चल रहा है तो उसको भी ध्यान में रखेंगे। जैसे कि अगर पायरेक्सिया के लिए ट्रीटमेंट के लिए पैरासिटामोल दिया गया है तो हो सकता है कि वो पैरासिटामोल की को भी देने के लिए हमारे इम्प्लीमेंटेशन में आ सकता है, तो उसे भी हमें ध्यान में रखना है और उसके बिलीव को भी हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, किसी भी रिलीजियन को हताहत नहीं होना चाहिए, ये हमें डेफिनेटली हमारे माइंड में होना चाहिए। तो ये करते हुए ही हमें डेटा को एनालाइज करना है और उसके बाद सेट करना है हमें किस चीज़ को, प्रायोरिटी को। तो प्रायोरिटी अब हम सेट करते हैं। तो प्रायोरिटी को मेनली जो है ना, डायग्नोसिस बनाते समय अब हमें किस चीज़ का ध्यान रखना है, PES का। तो P से है प्रॉब्लम, E से है इटियोलॉजी और S से है साइन एंड सिम्टम। मतलब आइडेंटिफाई करना है कि हमें हेल्थ प्रॉब्लम क्या है और उसके इटियोलॉजिकल फैक्टर क्या है। ठीक है, और उसके बाद उसके साइन एंड सिम्टम क्या है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमारा क्या होगा, नर्सिंग डायग्नोसिस प्रिपेयर होगा। नर्सिंग डायग्नोसिस प्रिपेयर करते समय ये चीज़ का जरूर ध्यान रखना है कि आप जो भी प्रॉब्लम को या नीड को आइडेंटिफाई कर रहे हैं उसको इटियोलॉजी से कोरिलेट जरूर करना है, कि मतलब उसका मेन रीज़न क्या है उससे कोरिलेट करना है और उसका एविडेंस भी मौजूद होना चाहिए। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि हम अगर सिर्फ और सिर्फ परसेप्शन, मतलब पेशेंट जो फील कर रहा है या महसूस कर रहा है या बता रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर हम डायग्नोसिस प्रिपेयर कर लेते हैं तो कई बार वो गलत भी हो सकता है। क्यों क्यों हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर छोटा सा एग्जांपल दिया गया है
कि कई पेशेंट ऐसा सोचते हैं कि मेनोपॉज के बाद क्या हो जाता है, उनकी सेक्सुअल डिज़ायर कम हो जाती है, जबकि ऐसा नहीं होता है। तो इसीलिए हमें साइंटिफिक या एटियोलॉजिकल कॉजेज़ पे ज़रूर ध्यान देना है, क्योंकि अगर हम पेशेंट के परसेप्शन पे नीड प्रायोरिटाइज़ करेंगे तो कई बार वो गलत भी हो सकते हैं, ठीक है। और ये इफ़ेक्ट करेगा किसको, आपके गोल को और आउटकम को, दोनों को ही इफ़ेक्ट कर सकता है, क्योंकि जो उसकी प्रॉब्लम है उसपे हमने डायग्नोसिस बनाया ही नहीं है, तो उसकी आउटकम इस तरीके से होगा ही नहीं, मतलब आपको आउटकम अचीव नहीं होगा और उसकी प्रॉब्लम भी कम नहीं होगी। और उसके बाद है रिड्यूस करना है, मतलब हमें ये ज़रूर ध्यान देना है कि रूट्स क्या है, बेसिक कंपोनेंट क्या है, उसकी नीड क्या है, और उसके अकॉर्डिंग ही हमें क्या करना है, डायग्नोसिस प्रिपेयर करना है, क्योंकि डायग्नोसिस के ऊपर ही डिपेंड करता है आपका आउटकम। मतलब पेशेंट को अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो प्रॉब्लम कम होनी। इसके बाद हम जो है ना देखते हैं कि हमारा आउटकम आइडेंटिफिकेशन या फिर प्लानिंग क्या होती है। तो प्लानिंग हम करते हैं किस पे, एक रिटन फॉर्मेट हम बनाते हैं कि हम अब क्या स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसेस करेंगे, एक प्रॉपर डिज़ाइन करते हैं पेशेंट केयर के लिए, ठीक है। और क्या होता है कि हम इसको एक परमानेंट एक फॉर्म में वो करते हैं। क्यों करते हैं ऐसा, क्योंकि एक तरीके का ये डॉक्यूमेंटेशन होता है जो कि किस में काम आता है, हमारे भी काम आता है और साथ साथ पेशेंट और उनके रिलेटिव में भी काम आता है। और उसके साथ साथ हम क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं कि पेशेंट और उसके फैमिली मेम्बर्स को भी हम इसमें इन्वॉल्व करें ड्यूरिंग द अपन की प्लानिंग, और साथ ही साथ पेशेंट की जो केयर होगी, मतलब जो प्लान कर रहे हैं उसको जब डिलीवर करेंगे तो हम सभी को इन्वॉल्व करें। उसका रीज़न मेनली ये होता है कि उनकी जो डाउट्स होते हैं इसमें क्लियर होते हैं, और पेशेंट का भी मोरल जो है ना हाई हो जाता है फॉर दी केयर, ठीक है। तो ये हमारा आउटकम होता है, आउटकम आइडेंटिफिकेशन होता है। प्लानिंग को करने के लिए कुछ स्टेजेस जो होते हैं हमें फॉलो करने पड़ते हैं, जैसे कि हम सबसे पहले तो हमारी जो भी डायग्नोसिस बनाई है ऑब्वियस सी बात है वो उसकी बेसिकली प्रायोरिटी पे होनी चाहिए, जो उसकी प्रायोरिटी है, और उसके साथ साथ उसकी मैक्सिमम प्रॉब्लम, मतलब कोलैबोरेटिव, मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉब्लम उसमें कवर होनी चाहिए। उसके बाद हमारा स्पेसिफाई होना चाहिए कि हमको क्या क्या आउटकम को अचीव करना है, और उसके बाद हमारे पास स्पेसिफिक कुछ एक्शन होने चाहिए जो कि इमीडिएट, इंटरमीडिएट, मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए और लॉन्ग टर्म गोल वाले होने चाहिए। ऐसा एक्शन हमें प्लान करना है, ठीक है। तो एक्शन प्लान जब हो जाता है तो उसके बाद हम क्या कर देते हैं, सेट करते हैं प्रायोरिटीज़ को। तो प्रायोरिटी के लिए ऑब्वियस ही बात है, इसमें क्या होता है, जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डेटा लिया है उसके अकॉर्डिंग प्रायोरिटी डिसाइड होती है। और उसके साथ साथ प्रायोरिटी इस बात पे भी देखते हैं कि जो हमने प्रायोरिटी सेट की है वो पेशेंट और उसके अटेंडर मतलब कंफर्टेबल हों। अगर कोई आर्ग्यूमेंट होता है तो उसे हम चेंज करने की भी कोशिश करते हैं। उसके साथ साथ ही हमें मैस्लो हायरार्की नीड्स, वो उसके क्लास में आपको सेपरेटली बता दूंगी कि मैस्लो हायरार्की की जो नीड होती है उस पर भी हमको ध्यान देना है। अब नेक्स्ट है आपका एस्टैब्लिश एक्सपेक्टेड आउटकम एंड आइडेंटिफिकेशन डिज़ायर्ड आउटकम। मतलब कि हम अब इस्टेब्लिश करेंगे कि हमारा एक्सपेक्टेड आउटकम क्या होगा, उसके लिए हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारी डिज़ायर्ड क्या होनी चाहिए, किस तरीके से एक्शन प्लान होगा। तो पहली बात तो हमें जो है ना ये पता होना चाहिए कि नर्सिंग इंटरवेंशन के ड्यूरेशन में कि पेशेंट का बिहेवियर एक कैसा है, उसके अकॉर्डिंग, और सर्कमटेंसेस, सिचुएशन, और साथ ही साथ एक टाइम पीरियड में हमको कुछ अचीव करना है, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। उसके साथ ही साथ जो हमारा एक्सपेक्टेड आउटकम है वो रियलिस्टिक होना चाहिए, साइंटिफिक होना चाहिए, मतलब कि जो उसकी प्रॉब्लम है उसी से रिलेटेबल होना चाहिए, और ऐसा होना चाहिए कि जिसको हम मेज़र कर सकें। मैं यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगी कि हम किसी भी चीज़ को किस तरीके से अप्लाई करेंगे या मेज़र करेंगे। जैसे कि एक पेन है, पेन को अगर हम रिड्यूस कर रहे हैं, हमारा आउटकम ये है कि हमें पेन को रिड्यूस करना है, तो उसके लिए पेन स्केल होगा जिससे हम उसे मेज़र कर पाएंगे, ठीक है। फिर एक्सपेक्टेड आउटकम में हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा जो इंटरवेंशन है वो इफ़ेक्टिव होना चाहिए, और उसके साथ साथ ऑब्वियस ही बात है कि उसकी जो केयर हम कर रहे हैं वो नीड के अकॉर्डिंग होना चाहिए, और ज़रूरत पड़े तो उसको हमको रिवाइज कर सके, ऐसा हमको प्लान हमारा बनाना चाहिए या फिर इंटरवेंशन करना चाहिए। फिर नेक्स्ट होता है हमारा क्या, गोल। इस्टेब्लिश गोल में सबसे मेन ये है कि हम अभी जो हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं गोल, इस्टेब्लिश गोल में सबसे मेन ये होता है कि हमें पेशेंट और उसके अटेंडेंट को इन्वॉल्व करना ही होता है कि हम ये करेंगे और हम इस चीज़ को अचीव करेंगे, हमें उनको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देना है, और हमारा जो गोल होगा वो हमें
ज़्यादा से ज़्यादा सबसे ज़्यादा किस पे फोकस पहले करना है, शॉर्ट टर्म गोल्स पे, मतलब जिसको जल्दी से जल्दी हम अचीव कर सकें। उसके बाद हम लॉन्ग टर्म गोल्स पे जाएंगे कि हम जिसको थोड़ी देर में या इन फ्यूचर अचीव करने वाले हैं उस पर सेकेंडरी ध्यान देंगे। मतलब प्राइमरी हमारे होना चाहिए कि तत्काल जिसे हमें रिजॉल्व करना है जो इशू है शॉर्ट टर्म गोल में होगा। फिर लॉन्ग टर्म गोल के लिए लाइक अ रिहैबिलिटेशन, तो रिहैबिलिटेशन की मैं भी एक अलग जो क्लास होगी डिटेल में बोलूँगी, तो आप उसमें रिहैबिलिटेशन को समझ पाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं नर्सिंग एक्शन। तो नर्सिंग एक्शन जो है ना, अब हमारा जो प्लान बन गया उसको हम क्या करें यहाँ पर इंटर इंटरवेंशन से मतलब ये है कि जब वो हमने अभी तक गोल बनाया, प्लानिंग बनाई है, जो गोल हमको अचीव करना है अब उसको हमको अप्लाई करना है। तो पहले हमने जो प्लान बनाया उसको अप्लाई करेंगे और अपने गोल को अचीव करेंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं कि हमें ध्यान रखना है कि हमें पेशेंट और उसके अटेंडेंट को इन्वॉल्व करना है, और उसके बाद कुछ जगह चेंजेस अगर हमें करने पड़ रहे हैं, मतलब अकॉर्डिंग टू द सर्कमटेंसेस, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, तो हम उसे उसी समय रिजॉल्व करने के लिए रिजॉल्व करेंगे और साथ ही साथ अप्लाई करेंगे। और उसके बाद पेशेंट को टीच करेंगे, हेल्थ टीचिंग देंगे, डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, और उसके साथ ही साथ उसके राइट्स, उसके कल्चर, उसके बिलीव, उसके वैल्यूज़ को ध्यान में रखते हुए उसको स्ट्रेंथन प्रोवाइड करेंगे, उसकी विल पावर को बढ़ाएंगे, और साथ ही साथ उसकी जो इलनेस है उसको हमें रिड्यूस करना है। इसमें हमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी है, स्पेशली किसके लिए, पेशेंट की एथिकल राइट्स और बिलीव्स को लेकर के, क्योंकि कई बार ये एथिकल इश्यूज भी क्रॉस करता है। इसलिए हमें नर्सिंग एक्शन में सर्कमटेंसेस, सिचुएशन और उनके बिलीव्स का ध्यान ज़रूर रखना है, ठीक है। और इसीलिए हम अभी तक प्लान, गोल और इम्प्लीमेंटेशन सभी में उनके फैमिली मेम्बर्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं, और उन सभी को करने से पहले हम प्रोसीजर को एक्सप्लेन ज़रूर करते हैं, ताकि अगर उनमें पॉसिबल हो तो वो चेंजेस किए जा सकें। फिर उसके बाद नेक्स्ट होता है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन मेनली क्या होता है कि हमने अभी तक जो अप्लाई किया है उसको हमें देखना, इवैल्यूएट करना है कि हमने जो गोल बनाया था, एक्सपेक्टेड आउटकम थे, वो हमारे अचीव हुए कि नहीं। इसके लिए 3 स्टेप्स होते हैं। रीअसेसमेंट करेंगे, हमने वही जो हमने अप्लाई किया है वो हमने अचीव किया है कि नहीं। ज़रूरत अगर पड़ रही है कि हमने अचीव नहीं किया है, मॉडिफाई करने की ज़रूरत पड़ रही है हमारे प्लान को, तो हम प्लान को मॉडिफाई कर लेंगे, थोड़े से चेंजेस डाल देंगे और चेंज कर लेंगे, और उसके बाद फाइनली हम टर्मिनेशन कर देंगे केयर की। मतलब कि अब हमें किसी भी प्रकार का मतलब केयर देने की ज़रूरत नहीं है, और फाइनली हम वहाँ से अपनी केयर को समाप्त करके उसे हेल्थ टीचिंग दे करके डिस्चार्ज की तरफ या डॉक्यूमेंटेशन की तरफ बढ़ा देंगे। तो नेक्स्ट फेज होता है डॉक्यूमेंटेशन ऑफ आउटकम्स एंड रिवाइज द प्लान। ये भी एक रिटर्न फॉर्मेट होता है, डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। ये जो है ना आपके लिए और पेशेंट जो है और उसके अटेंडेंट के लिए ये काम होता है, काम करता है। तो ये डॉक्यूमेंटेड होता है, और ये रिलेटेड किससे होता है, आपके डायग्नोसिस और जो उसकी प्रॉब्लम थी उसकी इतनी रिजॉल्व हुई है उसका डॉक्यूमेंटेशन इसमें होता है। और इसमें जो है ना ये इंडिकेट करता है कि आपका जो आउटकम आपने बताया था वो मिला, आपने अचीव किया है या नहीं किया है। और उसके बाद डिज़ायर्ड पेशेंट जो रिस्पॉन्स होते हैं, मतलब पेशेंट जो चाहता था या उसके अटेंडेंट जो जाते थे, वो इंटरवेंशन के थ्रू उनको मिला है या नहीं मिला है। और उसके बाद जो आपका ये एडिशनल कोई ऐसा है जो डेटा उसमें इंक्लूड हमें करना है या ऐड करना है, तो उसको भी हम कर। आई होप ये कंटेंट और ये टॉपिक आप लोग को समझ में आ गया होगा, और इसी टॉपिक को लेकर के स्टेप बाय स्टेप मैं नर्सिंग डायग्नोसिस कैसे प्रिपेयर करेंगे, इन स्टेप्स को फॉलो करके मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मेरे चैनल को अभी तक अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और कंटेंट पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।